हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी आवर लाइफ में। तो हमारा बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट जो इरुटेरिया के बुक से है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो स्टार्ट हो गया है। तो आज हमारा सेट नंबर 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेट नंबर 1 को कंप्लीट किया था और आज हम कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 2 को, जो 150 क्वेश्चन का सीरीज होगा। और आप लोग हमारे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर करें और अपना स्कोर हमारे कॉमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो प्रथम मानव जीवाश्म जो है वो भारत के किस नदी घाटी से हमें प्राप्त हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी से। तो भारत में प्रथम मानव जीवाश्म जो है भारत में वो नर्मदा घाटी के से प्राप्त हुआ है। तो नर्मदा घाटी को विश्व के सबसे प्राचीन घाटी माना जाता है और सर्वप्रथम जो है मानव जीवाश्म का साक्ष्य इसी नदी से प्राप्त हुआ था। और पुस्तक नर्मदा वैली जो है कल्चर एंड सिविलाइजेशन में नर्मदा घाटी के निकट मानव खोपड़ी के 5 से 6 लाख पुराना जीवाश्म का उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना जो किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और मौर्य राजवंश ने भारत पर 137 वर्ष तक शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो था वो 322 से ईस्वी से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ था। और इस वंश का सबसे प्रतापी सम्राट अशोक थे, जिनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य सबसे शक्तिशाली एवं महान बनकर विश्व में प्रसिद्ध हो गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। तो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है वो गंधार शैली से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? गंधार शैली। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ समझते हैं। तो बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति का निर्माण कहाँ? गंधार शैली से हुआ था। और गंधार कला शैली को हिंदू यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। गंधार कला शैली को हिंदू यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और भरूच तथा सांची में कनिष्क के द्वारा निर्मित स्तूप कौन सा है? गंधार कला। ये जो है गंधार कला का उदाहरण है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। तो कलिंग विजय का वर्णन किस अभिलेख में है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था और कलिंग युद्ध विजय उसकी आखिरी विजय थी। इस युद्ध में 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और इस युद्ध के बाद अशोक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, परोपकार का रास्ता अपनाया और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ई सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो सन 1565 में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो तालीकोटा का युद्ध दक्कन तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था और यह युद्ध राक्षस तागड़ी नामक स्थान पर हुआ था। इस कारण से इसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था और यह युद्ध 23 जनवरी 1965 को 1565 को हुआ था। कब? 1565 को, 23 जनवरी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ करने वाला शासक तो था वो अलाउद्दीन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत
खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था। किसका? दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था और इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी था, वो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी और इसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी सन 1296 से लेके 1316 तक। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो 7 में है दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दीन-ए इलाही जो प्रारंभ किया गया था वो ऑप्शन नंबर सही आंसर इसका हो जाएगा ए, बाबर के द्वारा। तो दीन-ए इलाही मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1582 में शुरू किया गया। इसमें सभी धर्म के विचारों को समाहित किया गया था। मुगल कालीन इतिहास में अकबर को धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में जाना जाता था और इसका कार्यकाल कब तक था? 1556 से लेकर 1605 तक था। और अकबर के द्वारा जो कार्य किया गया था सबसे पहले उसमें था इलाही संबत, जिसका 1583 में स्थापना किया था। इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया था और मजहर की घोषणा 1579 में किया था। तो ये था अकबर के द्वारा प्रमुख कार्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? अष्टप्रधान जो था वो किसके लिए? तो इसके सही आंसर हो जाएगा शिवाजी। तो मराठा शासक शिवाजी के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। किसको? मराठा शासक शिवाजी के सलाहकार को अष्टप्रधान कहा जाता था। और शासन के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु शिवाजी ने 8 मंत्रियों की एक परिषद का गठन किया था। इन अष्टप्रधान की भूमिका मात्र सलाहकार की होती थी। इन बातों को मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ऑप्शन के हिसाब से इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था और 1833 ईस्वी के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहने जाने लगा और इसका शासनकाल 1828 से लेकर 1835 तक था। इसके द्वारा अन्य सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार जैसे कार्य किए गए। 1829 में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयास से इसके द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था वो था लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, जो 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद भारत में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी थी। कौन? लॉर्ड क्लाइव। कब? 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध जीतने के बाद। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 का जो क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था वो मेरठ से। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। मेरठ से शुरू हुआ था और 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से। 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध पहली प्रतिक्रिया थी। इस विद्रोह का प्रभाव धीरे धीरे देश के अन्य क्षेत्रों में फैला। इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे और इसका कार्यकाल था 1856 से लेके 1862 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो ये नाम से ही स्पष्ट है, बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे। तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था, इस विद्रोह का विस्तार क्षेत्र दक्षिण बिहार झारखंड था और इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उलगुलान विद्रोह के नाम से। और वर्तमान समय में आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा प्राप्त है। इनके विचारों एवं कार्य के कारण इन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, धरती आबा के नाम से। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका सही आंसर। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 में किया था
और यह समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन के रूप में कार्य करता था। आर्य समाज को मानने वाले लोग शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे और यह मूर्ति पूजा, बलि आदि अंधविश्वासों का विरोध करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाला कौन थे? तो प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाला जो थे वो थे एस राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसका शुरुआत जो हुआ था 1954 में किया गया था और भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रथम व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे और इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे रहीमदुल्ला मोहम्मद सयानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को और इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे और जिन्होंने 1887 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किए, वो कौन थे? तो मतलब सन 1902 में लॉर्ड कर्जन 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किए थे, वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। तो लॉर्ड कर्जन ने सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी को सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुए 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1899 से लेकर 1905 तक था। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया गया था 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने। 1870 में महादेव गोविंद रनाडे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को महादेव गोविंद रनाडे द्वारा किया गया था और अन्य संस्थापक सदस्य में गणेश वासुदेव जोशी और एस.एच. चिपलंकुर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कुल 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मुस्लिम प्रतिनिधि ने, कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का आयोजना कोलकाता में किया गया, जिसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो दादा भाई नेरोजी। और इस अधिवेशन में कुल 431 सदस्य शामिल थे, जिसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या जो थी वो 33 थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो चंपारण आंदोलन जो था वो नकदी फसल के विरोध में था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चंपारण आंदोलन मुख्यतः नील की खेती की समस्या को लेकर किया गया था और इस आंदोलन का नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी किए थे और इनके प्रयास से ही तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया गया था और नील एक प्रकार की नकदी फसल का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में कौन सा सही नहीं था? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखते हैं ऑप्शन नंबर ई। इससे पहले हम एक बार पढ़ते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रतिनिधियों पश्चातापों भावनाओं को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, और सी में है शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मानित से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, डी में है यह निर्धारित करना कि आगामी वर्ष में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता 1885 ईस्वी में WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के निम्न उद्देश्य था कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, और दूसरा था, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, और दूसरा था देशवासियों में जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पश्चाताप भावनाओं को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी, और 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो 1904 में कहाँ किए थे? भारत में, और 1906 में लंदन में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दास्ता का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल की तराई के जंगलों में रहकर बकरी का टापू नामक स्थान पर आजाद दास्ता का गठन किए थे, और इस गठन का मुख्य उद्देश्य संचार व्यवस्था को ठप करना और छापामार युद्ध के लिए युवकों को प्रशिक्षित करना था। तो इसका सही आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। तो मुस्लिम लीग ने अपना जो वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया था। ठीक है, और इस अधिवेशन की पहली वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1908 में अमृतसर में हुआ था। तो मुस्लिम लीग ने पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे, और इसका मुख्यालय लखनऊ में। तो इसलिए इसमें ऑप्शन कोई नहीं है इसका आंसर, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। तो कब? 1906 और 1908 शुरू हुआ था 30 दिसंबर 1906 को, और नियमित रूप से 1908 से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में काबुल में अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में किया गया था, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आर्यन पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन 25 है, तेभांगा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। तो सही ये कौन सा आंदोलन था? ये किसान सभा के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। इसका सही आंसर बी है। तेभांग आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, और यह आंदोलन 1946 में हुआ था, और यह आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था, और इस आंदोलन का नेतृत्व कंपाराम सिंह तथा भवन सिंह ने किया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का राज्यपाल जो बने थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जगन्नाथ मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा। सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर हो गया था, इसके लिए सॉरी, आप लोग इस चीज़ को माइंड ना करें। जब कंटिन्यू हम किसी चीज़ को करते हैं ना, तो थोड़ा सा बीच में कुछ ना कुछ मिस्टेक होना ही होता है, इसलिए सॉरी। तो इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में है, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और विनायक दामोदर सावरकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27,
1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, नरेंद्र सिंह के द्वारा 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी और नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष, जबकि जयप्रकाश नारायण जो थे वो सचिव थे। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? ये बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है, देख सकते हैं बिहार विषय से। तो बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो राजगीर मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी और यह क्षेत्र 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन? मगध। राजगीर का वर्णन ऋग्वेद, अथर्ववेद, वायु पुराण, महाभारत में भी की गई है। राजगीर में जरासंध का अखाड़ा है और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी राजगीर में ही किया गया था, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार से थे। बिहार के प्रथम राष्ट्रपति जो बिहार में कहाँ से थे? इनका जन्म जो हुआ था वो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जीरादेई में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम क्या था? राजवंशी देवी। और 1950 से लेके 1962 तक लगातार 2 बार राष्ट्रपति ये रहे थे और 1962 में इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिला था। तो ये एक राष्ट्रपति थे जो बिहार से थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में छात्रों का योगदान अतुलनीय रहा और स्वतंत्रता आंदोलन को सफल बनाने हेतु कई तरह के छात्र संगठनों का गठन किया जाता रहा। बिहारी छात्र संगठन का 16वां अधिवेशन का आयोजन हजारीबाग में किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम सांस्कृतिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाणिक सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर सी। नवपाषाणिक संस्कृति जो है वो बिहार के छपरा में स्थित चिरांद नामक पुरास्थल का संबंध नवपाषाणिक काल से है और इस स्थान से हड्डियां और पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 1906 में बाबा ठाकुर दास के द्वारा स्थापना किया गया था और इस सोसाइटी का उद्देश्य था शिक्षा, धार्मिक अध्ययन तथा आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन था? तो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयराम दास दौलताराम। जयराम दास दौलताराम जो थे वो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे और उनका कार्यकाल जो था 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 जनवरी 1948 तक रहा और यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। और जयप्रकाश दौलताराम भारत के दूसरे कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कुल 3 जिले में आबादी 10 लाख से कम थे। तो ये जिला था पहला शिवहर, दूसरा शेखपुरा और तीसरा लखीसराय। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार में निम्नलिखित में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्का। बिहार में मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है और 2019 से 20 में इसका उत्पादन 38.46 लाख मीट्रिक टन था, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक था। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं। तो बिहार में मछली उत्पादन वाला अग्रणी जिला जो है वो मधुबनी और दरभंगा है, ऑप्शन नंबर
सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी और दरभंगा मछली उत्पादन में अग्रणी जिला है। 2020 के आंकड़ा के अनुसार पता चला है, और देश में सर्वाधिक मछली उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूंग और मसूर। ऑप्शन नंबर सी, बिहार के उत्पादन की दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्पादन मसूर और मूंग का होता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार एवं राजस्थान प्रमुख दाल उत्पादक राज्य है, और सभी राज्य भारत के कुल दाल उत्पादन में लगभग 96% योगदान है। तो अगला क्वेश्चन है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। तो बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला जो है वो है पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2020 में जारी बजट के अनुसार बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण में होता है, और भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो बिहार के इसका सही आंसर हो जाएगा, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास। और इंद्रापुरी डैम रोहतास में ही है, जो विश्व का सबसे चौथा लंबा डैम है। ठीक है, इंद्रापुरी डैम जो कहाँ है? रोहतास जिला में, और यह विश्व का चौथा सबसे लंबा डैम है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशनगंज और सहरसा। तो 2001 से और 2011 के दौरान सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो किशनगंज और सहरसा का था, और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार साक्षरता दर 61.8 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, इसको देखते हैं। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018 से 19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10.53%। तो बिहार सरकार द्वारा जारी बजट के अनुसार वर्ष 2018 से 19 में बिहार अर्थव्यवस्था का दर जो था वो 10.53% रहा था। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार राज्य सकल राज्य मूल्य वर्धित GSBA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 17 से 18 में, मतलब 2017 से 18 में क्या था, कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 2017 से 18 में बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित जो था वो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 22% रहा, जो ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4667 मेगावाट, जो 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता थी, और वर्ष 2020 में यह उपलब्धता 27.4% की वृद्धि के साथ 6073 मेगावाट की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017 से 18 मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि कर्मण पुरस्कार चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज फसलों के उत्पादन के बढ़ाने के उद्देश्य से दिया गया है, और इस पुरस्कार की शुरुआत 2010 से 11 में किया गया था, और कृषि कर्मण पुरस्कार 2017 में कुल खाद्यान्नों के लिए मिला है। आंध्र प्रदेश को चावल के लिए मिला है, पंजाब को, और गेहूं के लिए बिहार को, तिलहन के लिए तमिलनाडु को, और मोटा अनाज के लिए पश्चिम बंगाल को। तो इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे 22 अप्रैल 1858 को। इनका जन्म जो हुआ था 1777 ईस्वी को जगदीशपुर में हुआ था, और इनके पिता का नाम था राजा सहबाजादा, और इनकी माता का नाम पंचरत्न देवी था। और कुंवर सिंह तथा डगलस के मध्य हुए सैनिक युद्ध के बाद 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है,
1904 में देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के प्रगति के लिए की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। कहाँ की गई थी? तो गोल्डन लिंक विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलनों के लिए काम करती थी। इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में देवघर में किया गया था, जो बिहार झारखंड से विभाजन से पूर्व का हिस्सा था तथा वर्तमान में यह झारखंड के अंतर्गत आता है। तो अभी कहाँ है? ये झारखंड में है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। तो बिहार के हेराल्ड नामक पत्रिका का आरंभ गुरु प्रसाद सेन ने किया। इसका प्रकाशन 1875 में किया गया था और यह एक अंग्रेजी अखबार था और बिहार की पहली हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार में प्रथम सामयिक चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो बिहार में सामयिक चेक पोस्ट स्थापित किया गया था 2018 में, ऑप्शन नंबर सी। यातायात की सुविधा को बढ़ाने के लिए बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में प्रथम सामयिक चेक पोस्ट की स्थापना 2018 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। क्वेश्चन है 49, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो जानवरों के क्रूरता के लिए रोकथाम के लिए जो अनुसूची में रखा गया उसका सही आंसर हो जाएगा ये सी, ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में रखा गया है। जानवर के प्रति क्रूरता को रोकने हेतु उपबंधों को संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है और इस सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहली बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को और इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर 1946 को इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 51 में है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधायक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है धन विधायक की परिभाषा दी गई है। धन विधायक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधायक की परिभाषा में जो बातें सम्मिलित हैं वो है किसी कर का अधिरोपण, परिहार और परिवर्तन तथा विनियमन करना हो, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनियमन से संबंधित हो और भारत सरकार की संचित निधि से खर्च का वितरण रखता हो। समझ गए? तो इसका ये सही आंसर इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें एक भी आंसर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सरकारी नौकरियों और अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण से संबंधित है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में न्यायालय ने यह कहा था कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में हो, न कि मतलब प्रमोशन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 54 में है, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक मिनट, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने का अधिकार चुनाव आयोग का है और 2021 तक भारत में 7 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय दल बनने के लिए जो शर्त है वो पहला शर्त है, कोई पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाया हो।
या लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो। दूसरा शर्त है लोकसभा में 2% सीटें हो तथा कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल हो गई हो। और तीसरा है इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी, तभी उसे राष्ट्रीय दल का अधिकार मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है। तो कटौती प्रस्ताव का जो उद्देश्य होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। यदि सदस्य सरकार की ढांचागत नीतियों से संतुष्ट नहीं है और बजट में मंत्रालयों के लिए दिए जा रहे अनुदान से किसी प्रकार असंतुष्ट है, तो यह प्रस्ताव सदन में पेश करता है और यह प्रस्ताव हमेशा विपक्षी पार्टी की ओर से सदन में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करके मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें कि ग्राम पंचायत का गठन, तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है, ठीक है, जो आपको 5 नंबर में दिख रहा है, यहाँ 5 नंबर में। उसके बाद है समान आचार संहिता, तो इसका अनुच्छेद 44 ए में है, 1 में है, यहाँ देख रहे हैं 1 में दिख रहा है आपको। उसके बाद कृषि एवं पशुपालन जो है अनुच्छेद 48 में है, तो 2 में है, सूची 2 में। उसके बाद है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है, 50-50 न्यायपालिका को और कार्यपालिका का पृथक्करण है। और ये ई जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास, इसका सही आंसर हो जाएगा 51, आर्टिकल 51, ठीक है। तो इसका 4 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, इसका 50-50 यहाँ 3 हो जाएगा और इसका 51 हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो इसके हिसाब से सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऐसे आप लोग मिला लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने तथा दल बदल कानून को मजबूत करने के उद्देश्य से 2003 में 51वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था और इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता का 15% से अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं क्या है। सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है, ए का 3, CH हनुमंता राय 1984, JV के राव 1985, JV के राव 1985। उसके बाद अशोक मेहता 1978, अशोक मेहता 1978 में। उसके बाद है LM सिंघवी 1986 और बलवंत राय मेहता 1957। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा भूगोल से क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 59, राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में स्थित खेतरी खदान जो है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और खेतरी राजस्थान में जयपुर जिले के अंतर्गत जयपुर नगर से 80 मील उत्तर में स्थित नगर है। खेतरी भारत का एकमात्र तांबा उत्पादक संस्थान है जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, जिस वजह से यह देश का विशेष स्थान यह देश का जो है विशेष स्थान है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, भारत का किस देश के साथ स्वतंत्रता आवागमन रेजीम है। स्वतंत्र आवागमन रेजीम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार के साथ। भारत का म्यांमार देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजीम है। अगला क्वेश्चन नंबर 61 में है,
भारत में चंद्रमा और भागा नदियाँ किस बहती है? तो भारत में चंद्रा और भांगा नदियाँ जो बहती है वो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीति में। चंद्रा और भागा नदियाँ भारत में हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले को प्रभावित होती है। चंद्रा नदियाँ रंगोली घाटी एवं भागा नदी पतरन घाटी से बहती हुई साहुल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में तांदी नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलकर चंद्रभागा नदी बन जाती है और चंबा जिला पहुंचकर इसका नाम चिनाब हो जाता है और चिनाब नदी सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 62 में है, क्वेश्चन नंबर 62 में है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश कहते राजस्थान में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चुलिया जलप्रपात के समीप बनाया गया है और इस बांध की ऊंचाई 54 मीटर है और यहाँ पर 43 मेगावाट की 4 विद्युत इकाई लगाई गई है। चंबल परियोजना के अंतर्गत राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध भी बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है, भरमौर जनजाति किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजाति जो है वो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी आंसर, हिमाचल प्रदेश से है। भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश में स्थित है और हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति जो है वो गद्दी, कनौरा, लाहौली, भरमौर, गुज्जर है। हिमाचल प्रदेश में जनजाति की आबादी जो है वो लगभग 5.7% है और गद्दी जनजाति सर्वाधिक आबादी है वाला जनजाति है, गद्दी। अगला क्वेश्चन नंबर 64 में है, जवाहर नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर नेहरू बंदरगाह जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। यह अरब सागर के तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित मुख्य रूप से मालवाहक बंदरगाह है और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसे नहावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 1989 में किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। और दूसरे स्थान पर राजस्थान और झारखंड है और तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार जो है वो राजस्थान में 53.81% झारखंड में है और 19.54% मध्य प्रदेश में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कश्मीर में पहलगांव जो है वो लिद्दर, ऑप्शन नंबर सी, लिद्दर नदी के किनारे अवस्थित है और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के अनंतनाग जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है जो लिधर नदी के किनारे स्थित है। लिधर, ठीक है, लिधर नदी के किनारे स्थित है और यह सिंधु घाटी के बाद झेलम की यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 में है, दंडकारनायक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दंडकारनायक क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश का भाग आता है और यह करीब 92,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्लीकर जो है वो मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है। थारपाकर, राठी, मेवाती राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की प्रमुख नस्ल है, जबकि हल्लीकर मैसूर कर्नाटक में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है। और भारत में 43 प्रकार की गाय की नस्लें पाई जाती है और गिर नस्ल की गाय जो है भारत में सबसे ज़्यादा दुधारू गाय मानी जाती है, गिर, और यह गुजरात में गिर की जंगल में पाई जाती है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है 69 नंबर, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है कौन? नियाग्रा जलप्रपात। और यह जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित नियाग्रा जलप्रपात ओंटारियो झील एवं ईरी झील में स्थित है और यह अमेरिका एवं कनाडा के बीच सीमा भी बनाती है, जिसे सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील से निकलती है
और इसी कारण नियाग्रा जलप्रपात को सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित प्रमुख झील कौन सा है? ह्यूरॉन झील, ईरी झील, सुपिरियर झील और ओंटारियो झील। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें पढ़ते हैं मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका, तो मध्य पूर्वी अफ्रीका जो है दक्षिणी सूडान, केन्या, तंजानिया, सही है। उसके बाद सकाई मलेशिया, ये भी सही है। उसके बाद है बेडाइन जो है अरबी प्रायद्वीप, ये भी सही है। और किर्गिज जो है वो मध्य एशिया की जनजाति है जो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्की, पश्चिमी चीन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये बेमेल पूछ रहा है, जिसका मेल नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ई। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो जर्मनी का कोयला क्षेत्र जो नहीं है वो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेन बेसिन। रूर घाटी, सार बेसिन और अजेन बेसिन क्षेत्र जर्मनी का प्रमुख कोयला प्रधान क्षेत्र है और इसमें रूर घाटी यूरोप का सबसे बड़ा एवं विश्वविख्यात कोयला क्षेत्र है। जर्मनी का 80% कोयला जो है वो रूर क्षेत्र से ही निकाला जाता है और लॉरेन बेसिन क्षेत्र फ्रांस का कोयला प्रधान क्षेत्र रहा है। 2004 से यहाँ कोयला खनन कार्य बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो रूस को उत्तर का वेनिस जो कहा जाता है वह शहर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। इसे रूस का सांस्कृतिक केंद्र भी कहा जाता है। यह बाल्टिक सागर के तट पर होने के कारण यहाँ रूस की प्रमुख बंदरगाह अवस्थित है। नेवा नदी इसके समीप से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है, यूरोप में पिरनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों से अलग करती है? तो यूरोप में पिरनीज पर्वत श्रृंखला जो अलग करती है वो स्पेन और फ्रांस, सही आंसर ए हो जाएगा। तो इसकी जो प्राकृतिक सीमा बनाती है ये क्या बनाती है? ये प्राकृतिक सीमा बनाती है। पिरनीज पर्वत की श्रृंखला और स्पेन जो है फ्रांस के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है और इसका विस्तार जो है पूर्वोत्तर में बिश्केक की खाड़ी से लेकर दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर तक 492 किलोमीटर में है और इसकी सर्वोच्च चोटी पिको डी एनेटो है जो फ्रांस में स्थित है। इसकी लंबाई जो है वो 3404 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, अंटू प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? तो अंटू प्रवाल भित्ति जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय महासागर। यह भारतीय महासागर के अंतर्गत मालदीव में स्थित है। अगला है इकोनॉमिक से क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट लुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IMF, ऑप्शन नंबर सी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स IMF द्वारा वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है और यह रिपोर्ट निकट भविष्य के वैश्विक आर्थिक विकास की विश्लेषण करता है। IMF का स्थापना कब हुआ था? 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और IMF के वर्तमान प्रबंधक निदेशक कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP गणना करने की विधि नहीं है? तो GDP गणना करने की विधि जो है वो इसमें से नहीं है, वो पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हसमान लागत विधि। ये जो है GDP गणना करने की विधि नहीं है। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे तात्पर्य है कि एक साल में देश में पैदा होने वाले सामानों और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। GDP को मापने की जिम्मेदारी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको CSO बोलते हैं, उसकी है। और GDP ज्ञात करने के लिए उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है, न कि हसमान लागत विधि का। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय जो आंकड़ा है वो जारी करता है ऑप्शन नंबर सी, CSO। कौन? CSO। और CSO जारी करता है
और सीएसओ का गठन कब हुआ था? तो 1951 में। और 2015 से पहले सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना का साधन लागत पर किया जाता था और 2015 के बाद इसकी गणना जो है वो बाजार मूल्य पर किया जाने लगा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आयुष्मान सहकार योजना के बारे में जो कथन सत्य नहीं है उसके बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना की शुरुआत की। ये गलत है। आयुष्मान सरकार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और इस कार्य को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा पूरा किया जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता जो है वो उसकी ऋण सहकारी विकास निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, न कि वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन पर कर CTT प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2013 से 2014। तो 2013 से 14 के बजट में वित्त मंत्री P चिदम्बरम ने CTT जिसको बोलते हैं कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की घोषणा की थी और वित्त मंत्रालय के अनुसार 23 कृषि उत्पादक को जैसे गेहूं, जौ, जीरा, चना आदि पे नहीं लगेगा, इलायची पे भी नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80 में है भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय बजट 2005 से 6 में जेंडर बजटिंग से तात्पर्य लैंगिक समानता के लिए कानूनों प्रावधानों, एक मिनट ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये सही है एक्चुअली मैं बोल रही हूँ जेंडर होगा। लैंगिक समानता के लिए कानूनों प्रावधानों के अलावा किस देश के बजट में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ शिशु कल्याण के लिए धन का आवंटन? और 2005 से भारत ने औपचारिक रूपों से वित्तीय बजट में जेंडर उत्तरदायी बजट जिसको GRP बोलते हैं, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग को शामिल किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बजट केंद्रीय बजट 2005 से 2006। अगला क्वेश्चन है PM केयर्स कोर्स के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो PM केयर्स कोर्स के बारे में जो कथन असत्य है वो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ट्रस्टी नियुक्त किया गया था। कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा, सही है। इस कोर्स में पूरी तरह से व्यक्ति संगठनों में स्वैच्छिक योगदान होता है, सही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात या संकट की स्थिति से निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करना, ये भी सही है। इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर सभी हो जाएगा। और PM केयर्स का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष 27 मार्च 2020 को एक सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया गया जिसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 जैसे किसी भी आपदा से निपटने हेतु बुनियादी सुविधाओं का निर्बाध रूप में बहाल रखना था। तो समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है 82 नंबर। भारत के राज्यों को वर्ष 2018 से 19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुने। तो सही आरोही क्रम जो है 2018 से 19 में चावल उत्पादन का अवरोही क्रम पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश था। उसके बाद 2019 से 20 में जो हो गया वो पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश पहला दूसरा स्थान पर, फिर आंध्र प्रदेश तीसरा स्थान पे, चौथा स्थान पे पंजाब, पांचवा स्थान पे तमिलनाडु और छठा स्थान पे बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकों के पास अधिक तरलता का लाभ होगा, सही है। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, सही है। और अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति बढ़ सकती है, सही है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसको CRR जिसको बोलते हैं कैश रिवर्स रेशियो
यह जो है वाणिज्य बैंक की कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत होता है जो वाणिज्य बैंकों द्वारा आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है, और इस जमा धन पर आरबीआई ब्याज नहीं लेता है। इसीलिए इसका विकल्प जो है मतलब विकल्प सीआरआर को कम करने से उत्पन्न प्रभाव को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018 से 19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा भंडारण का कुल थी। अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10.06%। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 2021 से 22 से वर्ष 2025-26 की वित्तीय अवधि के लिए है। इसके अंतर्गत केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी जो है 41% निश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन भौतिक से यानी साइंस से आप क्वेश्चन आ गया। तो पहला टॉपिक है भौतिक में 86 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो विद्युत धारा। ये जो है एक मूल्य भौतिक राशि है। तो वैसी मूल्य भौतिक राशि वैसी भौतिक राशि जो अन्य राशियों से स्वतंत्र हो तथा अन्य राशियों पर निर्भर न हो मूल्य भौतिक राशि कहलाती है। इस कौन कौन सा है इसके बारे में हम समझते हैं। मूल्य भौतिक राशि के लिए जो है वो जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सब जो है मूल भौतिक राशि के अंतर्गत आता है। और वो राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बल, वेग, कार्य, क्षेत्रफल, आयतन और एनर्जी। अगला क्वेश्चन है अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है रेडियो तरंग, एक्स किरण, ध्वनि तरंग, गामा तरंग। तो एक सही आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। किसी तरंग के माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में कंपन करते हुए उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है रेडियो तरंगे, अवरक्त विकिरण, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, विद्युत चुंबकीय तरंग है जिन्हें संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो संभव है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिज्म द्वारा। तो श्वेत प्रकाश को अपनी अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के बाद विभिन्न कणों में प्रकाश में बट जाता है और उसे रेनबो यानी कि इंद्रधनुष परावर्तन तथा अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का अच्छा उदाहरण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी -40 डिग्री पर। ठीक है, क्योंकि इसके लिए एक फार्मूला है C-0/100 इक्वल टू F- यानी कि फ़ारेनहाइट -32/180। ठीक है, तो इस पर आप लोग अगर बनाएंगे तो बन जाएगा और इसका मान निकल जाएगा। तो -40 डिग्री पर आने पर सेल्सियस क्या होता है और फ़ारेनहाइट एक दूसरे से मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो लेंस की क्षमता जो मापी जाती है वो डायऑप्टर में। तो लेंस फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं और इसका SI मात्रक भी डायऑप्टर होता है जिसे हम लोग कैपिटल D से सूचित करते हैं। और दो लेंसों को आपस में जोड़ने पर उनकी क्षमता भी जुड़ जाती है, ये चीज़ याद रखेंगे। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होती है। और आप मतलब ये लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f बराबर 1/ फोकस दूरी भी इसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन 91।
चिकित्सा स्थितियों के निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एक्स किरण का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे CT स्कैन के विपरीत MRI विकिरण का उपयोग नहीं करता है। यह एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। जेनान आइसोटोप के प्रयोग से गामा रे का भी उपयोग MRI में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। जब एक ध्वनि का तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। जब ध्वनि का तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ध्वनि की तरंग एवं चाल बदलती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है, क्योंकि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल जो है हमेशा दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि ताप और आर्द्रता का प्रभाव होता है। वायु में ध्वनि की चाल जो होता है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 93 है, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है और यह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर दूरी के बराबर और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.08 × 10⁻16 मीटर्स। अगला क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश कण रहित है? तो आवेश कण रहित जो है वो हमारा न्यूट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था और यह परमाणु के नाभिक में स्थित आवेश रहित मूलभूत कण है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, जबकि अल्फा कण पर 2 धनात्मक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है, ओम मीटर मात्रक है किसका? ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोधकता जो है किसी पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का प्रतीक है और इसका मात्रक SI मात्रक ओम मीटर है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ सरलता से विद्युत आवेश को चलने देते हैं और इसका मात्रक हो जाएगा ओम। चालकत्व जिसको कंडक्टेंस बोलते हैं, इसका SI मात्रक सीमेन या आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से है, नीलम जिसको रूबी कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीलम या रूबी का जो रासायनिक सूत्र है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Al2O3। इसको एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो लाफिंग गैस होता है, ठीक है, N2O ये लाफिंग गैस है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लाफिंग गैस ये है, एक मिनट, लाफिंग गैस जो है N2O, कौन सा है? N2O, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उर्वरक उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए जो किया जाता है वो ऑक्टेन संख्या के द्वारा। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा मापी जाती है और अधिक ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल को नॉक की समस्या कम होती है। इसके लिए पेट्रोल को टेट्राएथिल लेड जिसको TEL शॉर्ट में बोलते हैं और बेंजीन टाइलून जाइलिन BTX मिलाए जाते हैं और उच्च ऑक्टेन मान वाले ईंधन में सीसा की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 में है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बोरॉन का गलनांक सबसे उच्च होता है। यह एक विशेष दाब तथा नियत ताप पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उस ताप को वस्तु का गलनांक कहते हैं। और गलनांक क्रम में बोरॉन, फिर सिलिकॉन, फिर लोहा, फिर एल्युमिनियम आता है। पहले बोरॉन है पहले स्थान पे, फिर सिलिकॉन आता है, फिर लोहा आता है, फिर ये एल्युमिनियम आता है, चौथे नंबर पे आता है। अगला है एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा है? तो पेनिसिलिन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पेनिसिलिन का निर्माण जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में एक एंटीबायोटिक दवा के रूप में की गई थी और यह एक पेन किलर है यानी कि दर्द निवारक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100 में,
CNG का मुख्य घटक है? तो CNG का मुख्य घटक है ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। CNG और LPG जो होता है इसमें क्या फ़र्क होता है? तो CNG जो होता है वो प्राथमिक घटक मीथेन में है और LPG का जो प्राथमिक घटक होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। और CNG में क्लोरीन का मान कम होता है और LPG में क्लोरीन का मान ज़्यादा होता है। CNG में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन LPG को हम लोग घर में खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं। और CNG जो होता है कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है, लेकिन LPG ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ज़्यादा करता है। अगला क्वेश्चन 101 नंबर, अम्ल वर्षा का घटक है। तो अम्ल वर्षा का घटक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो वायुमंडलीय प्रदूषक जैसे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वर्षा जल से प्रतिक्रिया कर वर्षा जल के साथ नीचे आते हैं, तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा का pH मान जो होता है वो 5.7 से कम होता है, तो इसीलिए इसका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र DDO है, D2O है, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। यह एक हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, पानी का pH मान है। तो पानी का pH मान जो होता है वो 7 होता है। पानी का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है पीने का पानी। उदासीन विलय का pH मान 7 होता है, न्यूट्रल जो होता है। और शुद्ध जल का pH मान जो होता है यही होता है, और इसका pH मान 7 होगा। pH मान 7 से कम होने पर क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा, और ज़्यादा होने पर क्षारीय हो जाता है, यानी कि उसके बाद अगला क्वेश्चन है 104 नंबर, वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में विकसित करने के लिए लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में जॉन वी गुड इनफ जो इस USA के थे, और स्टैनली विटिघम नाम था उनका, जो ब्रिटेन के थे, तथा अकीरा योसानी जापान के थे। 2019 में इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी की क्षमता दोगुनी हुई और जिसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे मोबाइल, बैटरी, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। रबर आइसोप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक है, और नियोप्रीन और थाइकॉल संश्लेषित रबर के उदाहरण हैं। रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को वाल्कनीकरण कहते हैं। इसमें रबर एक निश्चित आकार प्राप्त करता है, और प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। इसे क्यूटाइडन स्टाइरीन रबर का उपयोग बबल गम बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 106 को देख, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। तो पानी की टंकी में जो मतलब फंगी होता है उसको नष्ट करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी। बैक्टीरिया और फंगी को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट CuSO4 का प्रयोग किया जाता है। इसे सब्जी, फल, पानी की टंकियों में संरक्षण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक जो नहीं है वो इसमें हो जाएगा कैल्शियम। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित हरे रंग का वर्णक है, जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनता है, और इस प्रक्रिया में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जल का मिश्रण उपयोग होता है। हालांकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। अब अगला टॉपिक है हमारा जीव विज्ञान एवं पर्यावरण से उससे संबंधित क्वेश्चन। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है। तो पौधे में पानी पहुंचाया जाता है, पानी, जल को याद रखेंगे जाइलम से। तो जाइलम जो है वो पानी पहुंचाने का काम करता है, और फ्लोएम फॉसे फूड, तो फ्लोएम जो है वो फूड पहुंचाने का काम करता है पौधे को। तो इसमें हमसे पूछ रहा है जल पहुंचाने के लिए, तो जल पहुंचाने के लिए जो हो जाएगा वो
जाइलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइलम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। जाइलम एवं फ्लोएम पौधे को दो प्रमुख संवहन ऊतक है। जाइलम जल पहुंचाता है और फ्लोएम खाना पहुंचाता है। और अगर मतलब पौधे की जो एज पता करना होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसका वलय को काउंट करते हैं और उससे पता करते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे में अवशेषित करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे जो अवशेषित करते हैं वो ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए। और प्रकाश संश्लेषण में पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को उपभोक्ता के रूप में बाहर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 110 में है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। ऑप्शन नंबर डी। रासायनिक रूप से केरोसिन हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है और हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। केरोसिन में ऑक्सीजन जो होता है वो अनुपस्थित होता है, इसीलिए जलने के दौरान वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त, इसे मतलब जब जलता है केरोसिन तब इसको ऑक्सीजन वायुमंडल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन 111 नंबर है एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम जो है वो लाइपेज का स्रोत है। इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय। लार से जो एंजाइम निकलता है वो टाइलिन और माल्टेज होता है। जठररस से एंजाइम निकलता है पेप्सिन और रेनिन। और अग्नाशय से निकलता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। और आंतरीय रस से निकलता है इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टोज और लाइपेज। अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जो अंतस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों से है। इससे निकलने वाले अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार के मुख्य भोजन को पचाने हेतु एंजाइम होता है और एंजाइम जो है यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो BCG वैक्सीन का जो उपयोग है वो क्षय रोग को क्षय रोग के रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है बेसिलस कलमेल्टियरिंगिन। ठीक है, और यह एक बैक्टीरिया जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो 113 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन। कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। इंसुलिन जो है अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है। और एक लैगरहांस की द्वीप का बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है और इसका खोज किया था वेंटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में, जिस समय दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता का खोज किया था उसी समय। ठीक है, बस हम इसको लिंक कर दिए हैं ताकि आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 114 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचरण में मदद करता है? तो रक्त के संचरण में जो मदद करता है वो हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। ऑप्शन नंबर सी। लाल रक्त कोशिका और एंथ्रोसाइट का मुख्य काम फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों में और कार्बन डाइऑक्साइड को अपशिष्ट उत्पादक के रूप में ऊतकों से दूर और फेफड़ों में वापस ले जाना काम है। हीमोग्लोबिन WBC में एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो फेफड़े से ऑक्सीजन को हमारे शरीर के सभी भागों में ले जाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो अंगोरा ऊन जो है वो निकाला जाता है खरगोश से। किससे? खरगोश से। फाइबर अंगोरा खरगोश से प्राप्त होता है और बकरियों से पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है अगला टॉपिक समसामयिकी से। समसामयिकी में 116 नंबर क्वेश्चन है कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? तो कमला हैरिस के जो है उनका पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले से है? तो तिरुचारूर जिले से है। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने हैं? 20 जनवरी 2011 के जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने वही भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी और कमला हैरिस अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति है। और इनका पैतृक गांव
थुलेंद्रपुरम है जो तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य गोवा में स्थित है और यह गोवा राज्य के उत्तर गोवा जिले में स्थित एक दलदली स्थान है जो प्रवासी और स्थानीय चिड़ियों के लिए आदर्श अंधविश्वास है। इस अभ्यारण्य का नाम भारतीय पक्षी विशेष सलीम अली के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शगुन ऐप। शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शगुन पोर्टल को लॉन्च किया गया है और वर्तमान में शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। और हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सार्थक पहल एवं युवा पीएम योजना की शुरुआत भी की गई है। सार्थक पहल जो है वो नई शिक्षा नीति को आसानी से लागू की जाने के लिए है और युवा पीएम योजना जो है युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 119 नंबर है रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रूपसी हवाई अड्डा जो है वो भारत के असम राज्य में स्थित है। कहाँ है? असम राज्य में। रूपसी हवाई अड्डा असम के धुबरी जिले में रूपसी शहर में स्थित है। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य ने कानून बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान जो है कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला पहला राज्य बना। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत। और राजस्थान सरकार की प्रमुख योजना कौन कौन सी है? तो मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना और घर घर औषधि योजना। ये राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के द्वारा शुरू किया गया योजना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 बीज बचाओ आंदोलन बीज को बचाओ किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के द्वारा बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड में शुरू किया गया है। इसके प्रणेता विजय जरधारी सिंह आदि थे। इसका उद्देश्य परंपरागत अनाजों और उनके बीजों को संरक्षित रखना है। उत्तराखंड सरकार की प्रमुख योजना मिशन हौसला और वत्सला योजना है। अगला है 122 नंबर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन कौन है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन जो हैं वो हैं अशोक गुप्ता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही आंसर सी अशोक गुप्ता। ये नवंबर 2018 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया और इनका कार्यकाल जो है वो 25 अक्टूबर से लेकर 2022 तक 65 वर्ष की आयु जो भी पहले कर लेंगे उस तब तक है। और इस आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2003 में किया गया था। इसका उद्देश्य है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन 127 नंबर है 113 नंबर क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो 29 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन जो हुआ है उसका सही आंसर वुहान। तो भारत चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन वुहान चीन में हुआ है 2018 में। 2019 में आयोजित किया गया था चेन्नई में और गलवान घाटी में हुई हिंसक घटना के बाद भी अनौपचारिक बैठक आयोजित नहीं की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 125 नंबर निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय वृद्ध आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान नहीं है। क्षेत्रीय वृद्ध आर्थिक भागीदारी जिसको बोलते हैं RCEP एक मुफ्त व्यापार समझौता
जिसमें 10 आसियान एवं 5 अन्य देश हैं, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, लाओस, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है, और एक पाकिस्तान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ 2+2 बैठक करता है? किस देश के साथ भारत 2+2 बैठक करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। जापान के साथ भी, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये 2+2 वार्ता 2 देशों के मंत्रालयों के द्वारा, जिसमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के मध्य आयोजित किया जाता है। भारत और यूएसए की तीसरी 2+2 वार्ता अक्टूबर 2020 में दिल्ली में संपन्न हुई, और भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता टोक्यो में आयोजित हुआ, और नई दिल्ली और भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन सितंबर 2021 में किया गया। अगला क्वेश्चन 127 नंबर है, ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति है। ट्रैक 1.5 कूटनीति वे वार्तालाप होते हैं जिसमें सरकारी अधिकारी एवं गैर सरकारी विशेषज्ञ साथ होते हैं। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर, वर्ष 2000 में मेकांग गंगा सहयोग कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाओस में। मेकांग गंगा सहयोग भारत एवं 5 दक्षिण पूर्व एशिया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम शामिल था, जिसमें हुआ, और शिक्षा, सांस्कृतिक, पर्यटन, परिवहन आदि में सहयोग के लिए 2000 में इसकी शुरुआत वियतनाते जो लाओस में हुई थी। अगला क्वेश्चन 129 नंबर है, किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है? किस देश के साथ अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। गुजरात के अहमदाबाद का अमेरिकी के डेलबारो राज्य के बीच सिस्टर स्टेट के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। गुजरात और अमेरिका के किसी राज्य के बीच होने वाला यह पहला MOU है। हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल ने शपथ ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर, न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल की मंत्री कौन बना है? तो न्यूजीलैंड की प्रथम भारतीय मूल की मंत्री जो बनी है वो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर प्रियंका राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में जन्मी प्रियंका राधा कृष्णन को न्यूजीलैंड की मंत्री नियुक्त किया गया है। पहली बार भारतीय मूल की व्यक्ति को न्यूजीलैंड में मंत्री बनाया गया है, जो वर्तमान में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिडा आर्डन है। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतिहारी। ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के द्वारा बिहार, मोतिहारी और नेपाल में अमलेखगंज के बीच दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन किया है, और इस पाइपलाइन की लंबाई जो है 69 किलोमीटर है। इसकी क्षमता 2 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक है, और वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 132, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय न्यू जर्सी है। ऑप्शन नंबर सी, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू जर्सी, USA में। अगला क्वेश्चन है 133, शेन वॉटसन ने संदिग्ध प्रकार की क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये निम्नलिखित में से किस टीम से खेलते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई सुपर किंग के साथ खेलते थे, और IPL 2020 से निराशाजनक प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शेन वॉटसन ने संन्यास की घोषणा की है, और IPL 2020 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है, और 2021 के शेष मैच का आयोजन कोविड के कारण UAE में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के पटना में। बिहार के पटना में पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की जा रही है, जो 28 करोड़ की लागत से इसका निर्माण पटना विश्वविद्यालय परिसर में किया जा रहा है, और इसके अतिरिक्त मुंगेर में डॉल्फिन
ऑब्जर्वेटरी का भी निर्माण किया जा रहा है, ऑब्जर्वेटरी का भी। ठीक है, उसके बाद 135 नंबर, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय में बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है, जिसको काबर झील बोलते हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। रामसर स्थलों की घोषणा ईरान के रामसर शहर में वर्ष 1971 में हुई थी। देशों के बीच की संधि के तहत की जाती है। अब तक भारत में कुल 46 रामसर स्थलों को चिन्हित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, 2020 के FIDE के सर्वप्रथम ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और रूस। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में इंटरनेट कनेक्शन में कमी के कारण भारत और रूस के संयुक्त रूप से विजेता चुना गया। और FIDE इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। स्थापना 1924 में हुआ था और 2021 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ऑनलाइन शतरंज ओलंपियन 2020 अगस्त से 15 सितंबर के मध्य आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन हैं? तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता जो बने हैं वो पिएरे गैसली। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। फार्मूला 1 वर्ल्ड रेस चैंपियनशिप 2020 में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता पिएरे गैसली फ्रांस के रहे हैं और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता डेनियल रिकियार्ड जो ऑस्ट्रेलिया के थे वो रहे हैं, टीम MC लार्नेन। उसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन है, वन मोर थिंक नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया है? तो वन मोर थिंक नामक कार्यक्रम को शुरू किया है एप्पल ने। एप्पल अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी और इसके संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक एवं रोनाल्ड वेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, नो मसीहा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनू सूद। नो मसीहा। अभिनेता सोनू सूद ने लॉकडाउन के दौरान अपनी आत्मकथा नो मसीहा में लिखी है। 2021 में फोर्ब्स ने अभिनेता सोनू सूद को लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। उन्हें कोविड-19 का हीरो बताया गया है और UNDP के द्वारा उन्हें SDG यानी कि स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 140 नंबर है, देखते हैं। निम्नलिखित की HDI 2019 रैंकिंग के आरोही क्रम से संबंधित कौन सा एक सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत। तो मानव सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक के द्वारा किया गया था। इसे UNDP द्वारा जारी किया जाता है। यह जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है। मानव सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान नॉर्वे का है, भारत का स्थान 131वां है और अंतिम स्थान किसका है? नाइजर का 189वां। अब अगला क्वेश्चन मैथ से क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। मैथ से क्वेश्चन है, इसको हम सिर्फ इसका आंसर करेंगे, आप लोग इसका क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, जहाँ बताने वाला को मैं बता देती हूँ। अगला एक क्वेश्चन है, इसके पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना से ज़्यादा है। 8 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र कितना हो गई? तो इसका क्वेश्चन मैं क्या पढ़ूँ, इसलिए आप लोग देख लेंगे। मैथ बताने की चीज़ नहीं है, आप लोग तो खुद कर लेंगे। इसका सही आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 39/15। अगला का है, इसका आंसर हो जाएगा 142 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, 4 आएगा इसका आंसर। और 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 144 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा?
ऑप्शन नंबर बी 11 आएगा इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और 148 नंबर क्वेश्चन जो है देख ही रहे हैं, इसका सही आंसर हम आपको बता दें, इसका सही आंसर हो जाएगा 148 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 170। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 139 नंबर का हो जाएगा आंसर बी। और 50 नंबर यानी कि 150 जो लास्ट क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन का सीरीज जो है उसका एक लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये था हमारा 150 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट 2 था, ये हमारा आज कंप्लीट हो गया। और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। वहाँ से आप लोग जाके क्वेश्चन बनाइए और अपना एक्यूरेसी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।